झारखंड विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है। इस चुनावी बयान में राजनेता तो मैदान में है, राजनीति के अलावा अलग अलग फील्ड से भी लोग अपनी किस्मत आजमाने आए। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है राजधानी रांची ही नहीं, झारखंड के प्रख्यात नेत्र चिकित्सक डॉक्टर बीपी कश्यप। डॉक्टर बीपी कश्यप भी रांची विधानसभा से इन्होंने नॉमिनेशन किया है, ये मैदान में चुनावी मैदान में उतरे हैं और आज हमारे बीच है डॉक्टर बीपी कश्यप साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और जहां तक जानकारी है डॉक्टर साहब, आप झारखंड के मूल निवासी, आपका बचपन मेरी जानकारी में पलामू में बीता। क्या नहीं, मैं झारखंड का तो मूल निवासी हूँ, लेकिन हम लोग 1962 से ही रांची में हैं और क्लास 1 से मैं पढ़ा हूँ सेंट जॉन स्कूल में और 11वीं तक पास करने के बाद फिर हम ISC में मेरा एडमिशन हुआ सेंट जेवियर्स कॉलेज में, जो कि बगल में ही है। और फिर ISC पढ़ने के बाद मैं फिर बाहर गया पढ़ने के लिए। तो मेरा पूरा बचपन मैं रांची में गुजरा है और हमने वो सब सारी चीज़ें देखी हैं 1962 से। क्या सुंदर वातावरण हुआ करता था, साफ सुथरा, तो वो मुझे अभी भी याद है। मैं आपसे पूछना चाहता था कि उस समय आपके बचपन का झारखंड कैसा था, जो आपने देखा, रांची को देखा, कैसा था, कैसी थी रांची? अरे बहुत बढ़िया, वो तो आपको यादें आती हैं। जैसे कि कभी कभी हमारे बगल के कॉलोनी के लोग के बच्चे हमारे यहाँ सो जाया करते थे, नो प्रॉब्लम। कभी कभी हमारे कॉलोनी के अन्य परिवार के लोग के बच्चे घर में खाना नहीं खाते थे, तो हमारे यहाँ वो चले आते थे। हम लोग 6 भाई, तो जब आते थे तो उनके माँ बाप बोलते डॉक्टर साहब कुछ खिला दीजिएगा इसको, हमारे घर में खाते थे। तो लोग आराम से हम लोग साथ खाना खाया करते थे, सो भी जाया करते थे। उस समय था कि भाई कौन कहाँ चला गया, नो इश्यू, सब सुरक्षित महसूस किया करते थे। अभी तो समय बदल गया। आपके मान ली किसी का आने का समय 6 बजे नहीं पहुँचा तो वो धम बच जाता है, कहाँ है, क्या हुआ, आया नहीं आया। सो इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। प्लस उस समय का जो माहौल था, जो वातावरण था, जो वेदर था, इट्स फैंटास्टिक। और उस समय के लिए सही कथन था कि रांची बिहार की समर कैपिटल। हाँ, बहुत सुंदर। और डॉक्टर साहब, आप मेडिकल प्रोफेशन से, कुछ व्यक्तिगत चीज लोग जानना चाहेंगे। क्या बचपन से आपका सपना था मेडिकल लाइन में आने का, या कोई और फ्यूचर प्लानिंग किया? देखिए, हमारे फादर प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे आई के, तो क्लास 8-9 से ही मैं फादर के साथ उनके ब्लड कैंप में जाया करता, तो वो बड़ा मुझे इंटरेस्ट लगता था। फादर ऑपरेशन के साथ मैं ट्रॉल दिखाता था और समझिए कि हमने वो सब चीज़ देखी और टॉर्च दिखाने के दौरान, और जब मैं फादर से पूछता था तो एक्सप्लेन भी करते थे, बहुत बताते भी थे। इससे मुझे बड़ा इंटरेस्ट हो गया। तो क्लास 8, 9, 10 से ही मुझे आई में इंटरेस्ट था और भगवान के दया से मैं आई स्पेशलिस्ट बन पाया। गॉड इज ग्रेट। ये तीसरी पीढ़ी है आपकी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। आपके पिताजी भी मेडिकल प्रोफेशन से थे, नेत्र चिकित्सक भी थे। आप भी नेत्र चिकित्सा में एक अलग पहचान रखते हैं पूरे झारखंड में, बल्कि मैं कहूँ कि देश में आपकी एक अलग पहचान है। अब आपके सुपुत्र जो है डॉक्टर विभूति कश्यप, वो भी एम्स से नेत्र चिकित्सक ही बनकर के आए झारखंड में। कैसा महसूस करते हैं लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी नेत्र चिकित्सा में जो सेवा हो रही है, कैसा आपको लगता है? दिक्कत कहाँ, अच्छी बात है और ये स्वतः हो रहा है ना। अब जैसे कि हमारे फादर जैसे थे, मुझे इंटरेस्ट हुआ, उन्होंने हर वो प्रयत्न किया कि मेरा इंटरेस्ट बना रहे और अच्छा कर सकूं, तो मैं बना। और मेरे बनने के बाद फिर जब मेरा बेटा हुआ, जब वो मैं MBBS की पढ़ाई करने के लिए गया, उसके बाद वो आई चुना और उसे भी बहुत इंटरेस्ट लगा। तो क्योंकि परिवार में होता आ रहा है, इसके लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता। घर में है तो भी आई के बारे में बातें चल रही है। अभी तो ऐसा हो गया कि हम अपने घर में बैठते हैं तो उठते बैठते हैं, नाश्ता पानी खाते पीते जब भी है तो आई के बारे में बात चलती है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हमारी चौथी पीढ़ी है वो भी आई स्पेशलिस्ट बन जाए। डॉक्टर साहब, आपकी शादी के 38 साल हो चुके। आपका वर्किंग जो एरा है, जिसमें आप दिन भर सुबह से शाम तक, जैसा कि मैं कई बार देखता हूँ कि आप काम करते रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, तो इसमें आपके अपने प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में कैसे आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं, कैसे उसमें तालमेल कैसे कर पाते हैं? पर्सनल, हाँ, ये तो बड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछा है आपने।
मेरी बीवी जो है, मेरी धर्म पत्नी, मुझसे काफ़ी छोटी है, 10-11 साल ऐसा कुछ है। वो बोली कि नहीं मैं 8 साल, मैं बता रहा हूँ 10-11 साल। तो उस समय मैं पीजी कर रहा था जब हमारी शादी हुई। तो उसने हमें पढ़ते देखा, हमने हम जब प्रैक्टिस करते थे वो भी देखा, पढ़ते भी थे, प्रैक्टिस भी करते थे, और साथ साथ में वो भी पढ़ाई कर रहे थे एमबीबीएस का। तो उसको भी मदद किया करता था, उसको भी नहीं, उनके सारे बैचमेट को मदद किया करता आई के बारे में। तो मैं उसको मदद करता था। उसके बाद उसने पीजी किया, उसके बाद फेलोशिप किया। तो वो अपने धुन में लगे रही, मैं अपने धुन में लगा रहा, और सब चीज़ बिकॉज हम जानते थे कि वो भी आज प्रेसिडेंट बनने वाली है। तो वो मुझे काम करते देखती तो उसको भी अनुभव होता, जानकारी होती। तो ये ऑटोमेटिकली पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ लगभग मैच कर गया, एकदम मैच कर गया। कहीं कुछ दिक्कत, अगर उसका इंटरेस्ट कहीं और होता तो शायद दिक्कत होती। हाँ, एक तो दिक्कत हुई जब मेरा बेटा जब हुआ इस दुनिया में आया, तो शायद मैं उतना उसको ध्यान नहीं दे पाया। उस समय मेरी वाइफ को थोड़ी सी दिक्कत हुई, उसको ज़्यादा काम करना पड़ा। पर थैंक गॉड उसकी नानी थी, तो वो काफ़ी कुछ देखी होगी। लेकिन इसलिए आज भी महसूस करता हूँ कि एक फादरली जो एक्सपीरियंस होता ना, वो मैं अपने सेकंड बच्चे में ज़्यादा महसूस किया, मज़ा आया एज ए फादर। फर्स्ट सन में तो खैर मैं प्रोफेशनल ज़्यादा था। हाँ, जिस झारखंड के प्रतिष्ठित नेत्र चिकित्सालय में हम लोग बैठे हैं, कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल, कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल का नाम जो है वो झारखंड ही नहीं, आस पड़ोस के राज्यों में भी फेमस है। मैं अक्सर देखता हूँ कि बाहर के राज्यों से मरीज आते हैं। इतने रिनाउंड डॉक्टर होने के बाद, प्रख्यात नेत्र चिकित्सक होने के बाद, इतने बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर होने के बाद, आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि आपको राजनीति के अखाड़े में कूदना पड़ा? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको ये सोचने पे मजबूर किया कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए? देखिए, एज ए कॉमन मैन मैं शुरू हुआ, और काफ़ी कठिनाइयाँ हुई इस स्तर तक पहुँचने में। तो इस बीच में जो काफ़ी कटु अनुभव हुए, और मैं समझ सकता हूँ कि नॉर्मल आदमी का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसे क्या क्या अनुभव होते हैं, किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और जब तक उसको सॉल्व नहीं करते ऊपर बढ़ नहीं सकते। तो ये करते कुराते मैं इस स्तर तक पहुंचा। अब भगवान की दया से मैं थोड़ा सा अच्छी स्थिति हो गई है, लोग नेशनल लेवल पर मुझे जानते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ा। और अब मेरे पास सब कुछ है, झारखंड के लोगों का आशीर्वाद है, प्रेम है, पैसा है, बिल्डिंग है, और हर तरह की सुविधा है। अब जनता ने मुझे कुछ दिया, तो मेरे इस अनुभव का मैं चाहता हूं कि मैं फ़ायदा उठा करके झारखंड वासियों को भी कुछ दूँ, कुछ करूँ। वो उसमें मेरा ये अनुभव काम आएगा। अब मेरी बारी है देने के लिए, इसलिए मैं चाहता था कि राजनीति में आकर के ही ये संभव है। बिकॉज अगर आप राजनीति में नहीं हैं, अगर इस तरफ है, तो हमेशा मानते रहिएगा। अभी मैं देने की स्थिति, तो मैं देना चाहता हूँ, तो देंगे। डॉक्टर साहब, आप रांची विधानसभा सीट से मैदान में उतरे, लगातार सोशल मीडिया पे अलग अलग बहुत गंभीर लोग पोस्ट भी मैंने देखी है कि आपके बारे में ये कमेंट हो रहा है कि एक डॉक्टर आया रांची का इलाज कर। अभी तक आप नेत्र चिकित्सक थे, नेत्र का इलाज करते थे, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार ये ट्रेंड वायरल हो रहा है कि एक डॉक्टर आया रांची का इलाज करने। आप रांची में अपना मुख्य प्रतिद्वंदी किसे मानते? तो बेसिकली इससे प्रेरित होकर अपने सेवा का जो हमारा ये है डॉक्टरी पेशा, उससे प्रेरित होकर के अब मैं दूसरी तरह का सेवा करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि जनता का भलाई हो सके, कुछ परिवर्तन हो, अच्छे के लिए परिवर्तन हो, तो शायद ये बेहतर होगा। आपके राजनीति में आने के पीछे का सोच यही है, यही वो टर्निंग पॉइंट है जिसने आपको ये सोचने को विवश किया कि आप नेत्र का इलाज करते करते समाज का भी कुछ कर सके, बेहतर कर सके। अमरकांत जी, देखिए ऐसा है ना कि हमारा डेमोक्रेसी है,
अब हमारे ही चुने हुए लोग ऊपर जाते हैं। अगर हम अच्छे व्यक्ति को नहीं चुनेंगे, अच्छे व्यक्ति अगर राजनीति में नहीं आएंगे, तो जो ऊपर का लेयर है, जो आपको आप जिससे द्वारा शासित होते हैं, वो बढ़िया हो, तो हम समझते हैं आधा से अधिक तो प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो अच्छे लोगों की बहुत भारी कमी है। एक वो भी उद्देश्य है ताकि हम लोगों को कुशल, शिक्षित, मेधावी, योग्य व्यक्ति को वहां पर लाएं, तो काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और डॉक्टर साहब, दलीय राजनीति में जो पूरा देश दलीय राजनीति पे चल रहा है, ऐसे में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आप अपनी भूमिका किस तरह से? अमरकांत जी, एक निरीह प्राणी को, एक डॉक्टर को, निरीह प्राणी होता, जनता कहते भगवान, भगवान कुछ नहीं है। एक निरीह प्राणी को कौन पार्टी में जगह दे? उसके लिए आपको वर्षों काम करने पड़ते। आदमी वो काम का है, लेकिन जगह नहीं मिलेगा पार्टी में। हमने भी कोशिश की थी, कुछ फोन वोन लगाए थे, घनघनाए थे, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं, कुछ किसी ने फोन उठाया तक नहीं। तो अब हम राजनीति में आना चाहते हैं, पार्टी मुझे जगह देगी नहीं, तो निर्दलीय खड़ा होना था, तो खड़ा हो। तमाम उम्मीदवारों के बीच में जनता आपको क्यों चुने? ऐसा क्या खास आप जनता के लिए करने की ख्वाहिश रखते हैं कि आप उम्मीद करते हैं कि जनता चुन करके आपको विधानसभा में? देखिए, ऐसा है कि जब एक डॉक्टर अपनी डॉक्टरी करता है, किसी बीमारी को इलाज करता है, तो एक दवा देता हूँ, मान लीजिए उससे दवा ठीक नहीं होता, डॉक्टर दवा को चेंज कर देता है। और अभी तो डॉक्टर चेंज कर देते हैं अगर बीमारी नहीं ठीक होती है तो वो चेंज का समय आ गया। बिकॉज आपको जो प्रॉब्लम है ना, रोड जाम, पानी, बिजली वगैरह वगैरह, हजार तमाम चीजें वर्षों से पेंडिंग में है, काम नहीं हो पा रहा है, और उचित समय पर उसका निदान नहीं हो पा रहा, तो somebody has to go into it। झारखंड अलग राज्य बने 24 साल, इस 24 सालों में जहां झारखंड को पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाया। आप चूंकि एक डॉक्टर के नाते देश विदेश सेमिनारों में शामिल होते हैं, घूमते हैं, और आपका बचपन रांची में बीता, बचपन से आप यहाँ पे हैं, तो क्या लगता है आपको कि आखिर किन वजहों से हम पीछे हैं? कहाँ होना चाहिए था रांची झारखंड को? सच बोले तो विकास तो हो रहा है, लेकिन जिस पेस से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और पेस जब कम होता है तो हम अपने आप को बहुत पिछड़ा हुआ समझते। अब देखिए ना, और भी दूसरे जो राज्य हैं जो नए बने, जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह, उसके साथ हम कहीं नहीं टिकते। तो हमको, मुझे लगता है कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति, कुछ कर पाने का संकल्प वो नहीं, उसमें थोड़ी कमी है कहीं। और जो भी आप लागू करना चाहते हो उसको सख्ती से लागू कीजिए। अब जैसे रोड जाम है, कौन नहीं जानता है कि रोड जाम में जो हमारे गरीब बंधु भाई जो अपना रोड के किनारे बेचते हैं सामान को, ठीक है, उनके प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है, लेकिन उसके चलते तो जाम होगा ना सर, तो उसका कुछ इंतजाम होना चाहिए। अक्सर क्या होता है, कुछ इंतजाम किया गया फिर वही किस्सा हो जाता है। तो इसको कुछ करना होगा, किस तरह से करना है, इसकी एक नीति बननी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, तभी ये सब चीज ठीक हो पाएगी। सुदूर इलाकों की हम बात क्या करें, राजधानी रांची में लोग बिजली, पानी, सड़क के लिए आंदोलन पे उतरते हैं। अक्सर आप देखते होंगे अखबारों में कि लोग सड़क जाम कर रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ जाने का रास्ता सही। कैसे देखते हैं आप इन सब चीजों? फिर वही बात, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी। अभी क्या है कि लोगों को हर चीज के लिए बड़ा प्रॉब्लम। अगर किसी को किसी चीज का लाइसेंस लेना हुआ, किसी को अगर बोरिंग के लाइसेंस का जरूरत हुआ कि बोरिंग कर पाया, उसमें हर चीज में दिक्कत है। पानी आप देंगे नहीं, बोरिंग करने देंगे नहीं, और टैक्स जम के आप लेते हैं। तो आप अगर टैक्स लेते हैं तो प्लानिंग कीजिए ताकि जनता की जो दिक्कतें उसको आप दूर कर पाएंगे। आप टैक्स भी लेंगे, दिक्कत भी नहीं दूर कर पाएंगे, आप बोरिंग भी नहीं करने देंगे। कुछ समय तो ऐसा था, हमने सुना था कि जो जनरेटर लेगा उसको कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा कि आप बिजली कैसे उत्पादन करें। हम नहीं उत्पादन करना चाहते भाई, आप मुझे बिजली दीजिए ना, आई डोंट वांट। एक झंझट भी है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अनप्लान वे में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी के चलते और उसका जो क्रियान्वयन होना है वो नहीं हो पाता। इसकी कमी के चलते मुझे लगता है ये सब चीजें हो रही है जिसको सुधारा जा सकता है। झारखंड की धरती को रत्नगर्भा धरती बोलते हैं। हमारे अलग अलग इलाकों में अलग अलग माइंस मिनरल्स बने हुए हैं। बावजूद इसके इस मिनरल स्टेट में उद्योग धंधा पनप नहीं पा रहा।
आपको क्या लगता है कि अगर उद्योग धंधा होता जितना होना चाहिए था तो उससे क्या रोजगार के अवसर बढ़ते, यहाँ पे समृद्धि आती? आखिर क्या वजह मानते हैं आप कि ये नहीं हो पा मेरे जानकारी में शायद ये सब चीज़ें सेंटर के हाथ में होती हैं, केंद्र सरकार के हाथ में, खान वगैरह वगैरह। तो शायद अगर हमारे राज्य सरकार अगर कुछ करती है इसके बारे में, केंद्र सरकार से बारे में, रॉयल्टी के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो शायद कुछ संभव हो सकता था। लेकिन फिर भी अगर वो सरकार नहीं कर पा रही तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि इतना सब हमारे पास है लेकिन हम ही गरीब बने हुए हैं। तो इसके बारे में अवश्य कुछ नीति बननी चाहिए और इसके ऊपर काम होना चाहिए, तभी काम हम महसूस कर पाएंगे कि भाई हम एक वैसे स्थान से आ रहे हैं जहाँ पर ये हमारे रत्नों का भंडार यहाँ पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, आप पेशे से डॉक्टर, झारखंड की जो हालात है मेडिकल फील्ड में, यहाँ से हजारों हजार किलोमीटर लोग सफर करके वेल्लोर चिकित्सा कराने जाते हैं, दिल्ली एम्स चिकित्सा कराने जाते हैं। क्या आपको लगता है कि झारखंड में ऐसे हालात होने चाहिए, यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि यहाँ के लोगों को वेल्लोर और दिल्ली के एम्स में जाकर लाइन न लगाना पड़े? देखिए, दो कारण। नंबर एक, कुछ सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं है, जो कि एक बहुत कॉस्टली अफेयर है। यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग, हर चीज आपके पास नहीं रख सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स। तो एक तो शायद लोग उसके लिए जाते हैं कि ये सुविधा यहाँ नहीं है, वहाँ है। नंबर दो, कुछ सुविधाएं यहाँ पर हैं भी तो इतने कॉस्टली हो जाते हैं और वहाँ पर चैरिटेबल बेसिस पर होते हैं, उसके चलते भी होते हैं। नंबर तीन, अगर यहाँ पर लोगों को प्रोत्साहित किया जाए तो ये इस तरह का अस्पताल हो सकता है, लेकिन सरकार को मदद करनी पड़ेगी और सरकार को समझना पड़ेगा। सरकार अगर ये सोचे कि हम उसको दे तो मेरा क्या फायदा, अरे भाई कुछ जनता के लिए भी काम कीजिए, जनता को मद्देनजर रखते हुए ऐसी कुछ नीतियाँ बनाइए। कुछ लोगों को अभी क्यों हाल में इतना मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, पहले क्यों नहीं खुला? बिकॉज लोगों ने बताया सरकार को अगर आप ये नहीं करेंगे तो जनता दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाएगी। और ये कारण है कि काफ़ी सोच समझ के बाद तब सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोले। उसी तरह से उसी नीति के आधार पर हमें यहाँ पर अच्छा अस्पताल खोलना चाहिए, बड़े अस्पताल खोलना चाहिए जिसका दाम कम हो, सरकार की तरफ से कुछ मदद मिले, तो ही ये संभव। नहीं तो ये पलायन जारी रहेगा, ये पलायन जारी रहेगा। डॉक्टर साहब, चूंकि आप डॉक्टर और झारखंड में रांची में हम लोग देखते हैं कि नशे को लेकर के, जैसे उड़ता पंजाब का जो जिस बात को हम लोग बोलते थे कि उड़ता पंजाब है, तो हमारा रांची जो है वो उड़ता रांची टाइप का बनता जा रहा है, धुआं धुआं हो रहे हैं। क्या वजह मानते हैं? क्या बेरोजगारी है, इस कारण ऐसा है, क्या वजह है इसका? धुआं धुआं, क्या आपने पिक्चर दिया। देखिए, एक चीज किसी ने कहा है कि जहाँ भी डेवलपमेंट होगा, भ्रष्टाचार और क्राइम भी साथ साथ चलेगा। कहीं कभी देखेंगे, चाहे यूएस पर कहीं कभी देखेंगे। तो यही कारण है कि जब डेवलपमेंट होता है, अच्छे स्कूल खुलते हैं, तो स्कूल के बगल में तो चरसी भी बैठता है चरस बेचने के लिए, अफीम भी बैठ आ जाता है। एवरीथिंग इज अवेलेबल नेक्स्ट टू द स्कूल। ये प्रशासन को चाहिए नियम बनाना कि 100 मीटर या कुछ डिस्टेंस रखे, इसके भीतर कुछ नहीं हो जो कि लड़कों को बर्बाद कर दे। अब तो हमने सुना किसी किसी स्कूल में लोग टिफिन के बीच में जा करके चढ़ा कर चले आते हैं। अब वो बेचारा क्या करेगा? वो बंदा जो है वो स्कूल में आने के बाद क्या करेगा? पढ़ेगा? वो तो और बदमाशी में करेगा। रांची और झारखंड के ऐसे हालात के लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? झारखंड और रांची की जनता, हमने उनको चुना क्योंकि आपके द्वारा ही चुने लोग वहां पर हैं जो आपकी सेवा कर रहे हैं या सेवा नहीं कर रहे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़े लिखे वर्ग को दीजिए, शिक्षक को दीजिए, योग को दीजिए, मेधावी को दीजिए, वो आपको वो रिजल्ट लाएंगे, वो लाएंगे। चुनाव में आप खड़े, विधानसभा को लेकर के वोटिंग होनी है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप अगर चुन करके विधायक बनते हैं तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? मैं जनता से कहना चाहूंगा, नंबर एक, मैं किसी भी पार्टी के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं हूं, मैं अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा हूं, नंबर एक। नंबर दो,
जिस तरह से एक डॉक्टर अपनी रोगियों को सेवा करते समय अगर दवा से काम नहीं करता, दवा को चेंज करता है, और आप भी डॉक्टर को चेंज कर देते हैं, उसी तरह सरकार को चेंज कीजिए। और नंबर 3, में इस चुनाव का परिणाम ही डिसाइड करेगा कि आप मेधावी, योग्य, कुशल व्यक्ति को लाना चाहते हैं कि नहीं। अगर मैं इस अपनी चिकित्सा सेवा के लिए मैं अगर इस मुकाम पर पहुंच कर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, बहुत सारे लोग हमारे स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं अगर इस स्तर पर पहुंच कर लड़ रहा हूं और मैं अगर हारता हूं तो नेक्स्ट जनरेशन बहुत निराश हो जाएंगे। जनता कहेगी डॉक्टर कश्यप नहीं कर सके तो तुम क्या करोगे। इसलिए एक पॉजिटिव वेव लेकर चले, एक पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए, तभी हम आगे भी बढ़ सकेंगे और देन यू विल गेट अ स्वच्छ राजनीति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।